हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 2 अक्टूबर 2020 और स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहला आर्टिकल हमारा ब्रह्मोस मिसाइल से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में ब्रह्मोस लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के कुछ इंडिजीनियस फीचर्स हैं, जैसे कि इंडिजीनियस बूस्टर लगाना या फिर एयर फ्रेम सेक्शन है जो कि इंडिजीनियसली बिल्ड किया गया है, उसको सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो आप सबको पता होगा कि ये रशिया और इंडिया का जॉइंट वेंचर है। इंडिया की तरफ से डीआरडीओ मतलब कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और रशिया की तरफ से एनपीओएम, इन दोनों ने मिलके ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप किया है। ये जो नाम है ब्रह्मोस, ये जो ब्रह्मोस का BRAH है, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर से लिया गया है। और रशिया में एक और रिवर है जिसका नाम है मॉस्को। मोस्कवा जो रिवर है वो रशिया का है और वहाँ से मोस नाम लिया गया है, तो नाम दोनों रिवर सिस्टम से है। फीचर्स की बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो कि 2.8 मैक से चलता है। इसका मतलब ये है कि लगभग साउंड की स्पीड से 3 गुना स्पीड इसकी है। मल्टी प्लेटफॉर्म है, मतलब कि इसको हम लोग लैंड, एयर या सी किसी भी प्लेटफॉर्म से लॉन्च कर सकते हैं। मल्टी कैपेबिलिटी मिसाइल है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी है, रात और दिन कुछ भी हो, कोई भी कंडीशन हो वेदर का, उससे कोई मतलब नहीं होता, ये अपना काम पूरा करेगा। इसीलिए इसको तीनों फोर्सेस में, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों जगह पर इसको इंडक्ट कर दिया गया है। फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है, मतलब कि एक बार हमने फायर कर दी तो उसको बाद में गाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं वहाँ पर ये डिप्लॉय किया हुआ सबसे हेवीएस्ट वेपन है। ब्रह्मोस मिसाइल जो सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट पर लगाया गया है उसकी वेट 2.5 टन के अबाउट है। शुरुआती दौर में ब्रह्मोस मिसाइल का जो रेंज है वो 300 किलोमीटर्स के आसपास था। बट जून 2016 मतलब कि जून 2016 के बाद जब से इंडिया मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR का पार्ट बन चुका है, तब से इसकी रेंज बढ़ाने की बात की गई थी और अब इसकी रेंज इन्हांस होके 450 से 600 किलोमीटर्स तक की हो चुकी है ब्रह्मोस मिसाइल की। इस मिसाइल में बहुत सारे इंडिजीनियस फीचर्स लगाए गए हैं, जैसा कि हमने बात किया इंडिजीनियस बूस्टर और एयर फ्रेम सेक्शन है। इसके अलावा भी बहुत सारे इंडिजीनियस सब सिस्टम्स भी इसके अंदर में लगा दिए गए हैं। एडवांटेज यही है कि जो भी ऐसे बॉर्डर डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं, लाइक चाइना वाला बॉर्डर है या फिर यहाँ पर पाकिस्तान वाला बॉर्डर है, आप दोनों जगह पर देख सकते हैं कि लद्दाख में इसको डिप्लॉय कर दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश के ईस्टर्न सेक्टर वाले रीजन में इसको डिप्लॉय कर दिया गया है। साथ ही साथ इंडिया एक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की तैयारी में लगा हुआ है। ब्रह्मोस मिसाइल को ही और एडवांस स्टेज में ले जाके ब्रह्मोस 2 नाम से एक नया हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की बात हो रही है। अभी ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक है, जब ये हाइपरसोनिक हो जाएगी तो इसकी स्पीड मैक 7 हो जाएगी, मतलब ये साउंड की स्पीड से 7 टाइम्स फास्टर ये ट्रैवल कर सकता है। और उस टाइम पर इसके पास ये भी पावर होगा कि ये हार्ड एंड टारगेट्स को भी टेक आउट कर सकता है। इसका मतलब ये है कि जो ज़मीन के अंदर बंकर्स लगे रहते हैं या फिर जो ज़मीन के अंदर वेपन स्टोरेज फैसिलिटीज़ होती है बहुत सारे कंट्रीज़ में, उसको भी ध्वस्त करने की क्षमता ब्रह्मोस मिसाइल के पास आ जाएगी। अगला आर्टिकल हमारा अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में यूनियन सोशल जस्टिस मिनिस्टर ने अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन को लॉन्च किया, ASIIM। इसका बेसिक फंक्शन ये है कि ये शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिए, स्पेसिफिकली यूथ और उसमें से भी प्रिफरेबल जो दिव्यांग लोग हैं, उनके अंदर के एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी को प्रमोट करेगी। इसका मतलब ये है कि एक तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में जो भी टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर TBIs बने हुए हैं, उनसे सिनर्जेटिक फॉर्म में, मतलब एक साथ काम करते हुए, ये 1000 इनोवेटिव आइडियाज़ को 2024 तक प्रमोट करेगी। मतलब कि ऐसे जो भी ऐसी यूथ हैं, स्पेसिफिकली जो दिव्यांग लोग हैं, उनके मन में ऐसे जो भी इनोवेटिव आइडियाज़ होंगे जिसके बेसिस पर वो अपना बिजनेस रन कर सकते हैं, उनको प्रमोट करने की बात होगी अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन के अंदर में। एसीज के लिए एक वेंचर कैपिटल फंड है, वो ही इनको इम्प्लीमेंट कर रहा है। 2015-16 में इसको सेटअप किया गया था 500 करोड़ के फंड साइज के साथ। इसी फंड में ये बताया गया कि भाई जितने भी ऐसे एससी एंटरप्रेन्योर्स होंगे, ऐसे 117 कंपनीज
जो कि ऐसे एससी एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा प्रमोट किए गए हैं, उनको हम फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। उनका बिजनेस वेंचर जैसा भी होगा ना, उनको हम सेटअप कराने की बात करेंगे इस 500 करोड़ रुपीस के फंड से। बात करें इस मिशन के फीचर्स की, तो जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उसके अंदर से टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर टीबीआईज ऐसे लगभग 1000 एससी यूथ को सेलेक्ट करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उनको नेक्स्ट 4 ईयर में आइडेंटिफाई करके ये देखेंगे कि इनके स्टार्टअप आइडियाज़ कितने बढ़िया हैं, उन्हीं को सेलेक्ट करना है। फिर उनको लगभग 3 साल तक ऐसे 30 लाख रुपीस का फंडिंग प्रोवाइड किया जाएगा एज ए इक्विटी फंडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट मॉडल की तरह से आप समझ सकते हैं कि उनके स्टार्टअप आइडियाज़ को हम लोग कॉमर्शियल वेंचर्स में कन्वर्ट कर सकें। ऐसे जो भी सक्सेसफुल वेंचर्स आगे आएंगे वो फर्दर 5 करोड़ रुपए के लिए वेंचर कैपिटल फंडिंग के द्वारा उनको फर्दर ये फंड दिया जाएगा। ये वेंचर कैपिटल फंड फॉर एसईज के अंदर है। बात करते हैं कि इस मिशन के लिए एलिजिबल कौन कौन है। सबसे पहले तो हमने बात किया कि जितने भी ऐसे टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स हैं वो जिन भी एससी यूथ को आइडेंटिफाई करते हैं, एक तो वो लोग रहेंगे ही रहेंगे। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में जो स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन अभी ऑर्गेनाइज किया गया था या फिर स्मार्ट इंडिया हार्डवेयर हैकेथॉन ऑर्गेनाइज किया गया था, इसमें जितने भी अवॉर्डी होंगे वो भी एलिजिबल हैं। वैसे स्टूडेंट्स भी इस मिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही साथ वैसे लोग जिनको टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स के अंदर में सेलेक्ट किया गया होगा और उनका बेसिक मुद्दा इस तरीके से होगा कि हम सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, जिसका एंटरप्रेन्योरशिप के चलते ऐसा फोकस होगा, उनके इनोवेटिव आइडियाज़ को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे स्टार्टअप्स जिनको कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स के अंदर कारपोरेट्स ने सपोर्ट किया है या उनको नॉमिनेट कर दिया है, वैसे लोग भी इसमें एलिजिबल हैं इस मिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? तो सिग्निफिकेंस यही है कि जो भी इस मिशन के अंदर में वीसीएफ एससी फंड के अंदर जिनको भी फंड मिलेगा उससे एससी यूथ के इनोवेशन को एक प्रमोशन मिलेगा। सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो जॉब सीकर्स होंगे ऐसे अच्छे फंडिंग के बाद वो जॉब गिवर्स बन जाएंगे। अगला आर्टिकल हमारा ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप से रिलेटेड है। इंडिया और किंगडम ऑफ डेनमार्क के बीच में ये एक पार्टनरशिप ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप लॉन्च किया गया है जो कि इंडिया को सस्टेनेबल सॉल्यूशन डिलीवर करने की बात करता है। बात करते हैं ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की, तो इसके अंदर हम लोग बेसिकली इकोनॉमिक टाइज को एक्सपैंड करने की बात करते हैं, ग्रीन ग्रोथ की बात करते हैं। ग्रीन ग्रोथ का क्या मतलब होता है कि हम एक ऐसे इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेंगे जिसके अंदर हम लोग इन्वायरमेंट या फिर नेचुरल रिसोर्सेज के सस्टेनेबल यूज़ की बात करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग रिसोर्स को ही डिप्लीट कर दें। साथ ही साथ हम लोग ऐसे ग्लोबल चैलेंजेस में कोऑपरेट करेंगे जैसे कि क्लाइमेट चेंज जैसा मुद्दा है, ऐसे जगहों पर किंगडम ऑफ डेनमार्क और इंडिया कोऑपरेट करेंगे इस ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के अंदर। बात करते हैं कि इस डील में कुछ की पॉइंट्स थे, जैसे कि ऐसी डेनिश कंपनी जिनका नीस टेक्नोलॉजी या एक्सपर्टीज़ इस हिसाब से है कि वो इंडिया के अंदर में जो भी एयर पोल्यूशन कंट्रोल्स के लिए जो भी टारगेट इंडिया ने बनाए हैं उसको मीट करने में इंडिया की हेल्प कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे यहाँ पर जो स्टबल बर्निंग होता है या फिर जो क्रॉप बर्निंग करते हैं ना हम लोग, तो ऐसी चीज़ों को हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, क्या ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, तो ये डेनिश कंपनीज उस तरीके से सपोर्ट ऑफर कर रहे हैं। साथ ही साथ कोविड-19 के पैंडमिक सिचुएशन में एक पार्टनरशिप हमें देखने को मिलेगी कि हमें इस टाइम पर जैसे मान लीजिए वाटर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गया, वाटर लॉस है या फिर वाटर एफिशिएंट फॉर्म में नहीं मिल रहा है, तो उस जगह पर कोऑपरेट करेंगे। साथ ही साथ इंडिया डेनमार्क एनर्जी पार्क स्टैब्लिश होगा उन जगहों पर जहाँ पर डैनिश फर्म्स की डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है और उस टाइम पर इंडिया डेनमार्क जितने भी स्किल इंस्टीट्यूट हैं वो इंडियन मैन पावर को ट्रेन करेंगे कि भाई इस एरिया में हम और कैसे अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, जॉइंट कमीशन फॉर कोऑपरेशन और जॉइंट वर्किंग ग्रुप, ये दोनों ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे, इसी पर बिल्ड होके ये ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बन गया है। हम एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर डेनमार्क का जो लोकेशन है आप देख सकते हैं, डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। इसके आसपास के कंट्रीज़ देख लेते हैं, नीचे यहाँ पर जर्मनी है, यहाँ पर नीदरलैंड,
यूके बिल्कुल अलग में। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तो नॉर्थ सी इंपॉर्टेंट है और दूसरा बाल्टिक सी इंपॉर्टेंट है। दोनों के बीच में डेनमार्क बसा हुआ है। ऊपर नॉर्वे स्वीडन है, यहाँ पर पोलैंड। इतना बहुत है देखना। अगला आर्टिकल हमारा जॉम्बी फायर से रिलेटेड है। जॉम्बी फायर्स जो है वो आर्कटिक रीजन में आजकल थोड़े ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते जा रहे हैं। नॉर्मल जो फ्रोजन टुंड्रा है, मतलब कि फ्रोजन टुंड्रा मतलब कि जो टुंड्रा रीजन है, टुंड्रा रीजन किसको बोलते हैं? आर्कटिक सर्किल के ऊपर वाले हिस्से को। तो आर्कटिक सर्किल का ऊपर वाला हिस्सा है जो अभी तक फ्रोजन था, वहाँ पर फायर्स देखना और ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता जा रहा है। ज़ॉम्बी फायर्स एक्चुअल में होते क्या हैं? जैसे कि हम लोग हमेशा जब ठंड में आग जलाते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना कि आग पहले अंदर अंदर सुलगता है, उसमें से केवल फ्यूम्स या धुएं निकलते हैं, आग की लपटें नहीं निकलती हैं। तो आप ऐसा ही समझो कि पिछले सीज़न का जो भी ग्रोइंग सीज़न रहा होगा उसमें फायर्स होते हैं जो कि सुलगते हैं, स्मोल्डर करते हैं, ठीक है, ग्राउंड के अंदर होते हैं। वो इसलिए भी होते हैं क्योंकि वहाँ पर कार्बन रिच पीट होता है, वहाँ पर कार्बन कंटेंट मतलब कार्बन का खान होता है, कोयले का खान आप बोल सकते हो। तो उसमें वो धीरे धीरे सुलगते रहते हैं। थोड़ा भी टेम्परेचर गर्म होता है ना तो वो तुरंत के तुरंत रीइग्नाइट हो जाते हैं, आग वापस से पकड़ लेते हैं। और इसके चलते इनको हम लोग होल्ड ओवर फायर्स भी बोलते हैं। इनका बेसिक कंसर्न यही है कि ऐसे फायर्स आर्कटिक रीजन में जब स्प्रेड करते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि आर्कटिक रीजन हमारे लिए कार्बन सिंक की तरीके से काम करता है ना। लेकिन अब वो इसके चलते कार्बन सोर्स बनता जा रहा है। तो ये हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक बहुत ही ट्रबल सिचुएशन है। साथ ही साथ जो पहले फायर रेसिस्टेंट एरिया हुआ करता था वहाँ पर भी आग पकड़ने लगा है। तो अपने आप में एक वरीइंग फिनोमेना है ये हमारे लिए। और जो आर्कटिक सर्किल का नॉर्थ वाला रीजन मतलब जो टुंड्रा रीजन था वो धीरे धीरे सूखता जा रहा है, जिससे कि वहाँ का जो भी वेजिटेशन है जैसे कि मॉस, ग्रास या फिर छोटे श्रब्स घास फूस वाले हैं, वहाँ पर भी आग आसानी से पकड़ लेता है। तो इसीलिए ये सब एक चिंताजनक बात है। आप देख सकते हैं ये जो आर्कटिक सर्कल आपको दिख रहा है इसके अंदर वाला रीजन ये हमारा टुंड्रा रीजन है। फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि लैंड से केवल लॉन्च हो सकता है, बिल्कुल गलत। सबसे पहले तो ये तीनों जगह से लॉन्च होता है और ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अंबेडकर सोशल इनोवेशन इंक्यूबेशन मिशन जो है वो एससी यूथ के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करेगी और स्पेशल प्रेफरेंस दिव्यांग्स को दिया जाएगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ट्रू है। ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया एंड ईयू के बीच में है, नहीं, ये इंडिया और किंगडम ऑफ डेनमार्क के बीच में, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी हो गया हमारा फॉल्स। ज़ॉम्बी फायर्स जो है वो ऐसा फायर है जो कि अंडरग्राउंड बर्न के चलते थोड़ा सा रीइग्नाइट हो जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। डेनमार्क जो है वो नीदरलैंड के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है। एक बार मैप में मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, नीदरलैंड बिल्कुल अलग है। आप यहाँ पर देखो, ये रहा नीदरलैंड और ये रहा डेनमार्क, दोनों के बीच में कोई बाउंड्री शेयर नहीं होती है, ठीक है। तो ये बस आज के लिए डिस्कशन था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।